गाइस, तो फाइनली आज सभी के लिए आज फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th के फिजिक्स के यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के जो पिछले 5 साल में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट है। उन सभी क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। खूब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट में आपको होमवर्क भी मैं देने वाला हूँ। तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं पिछली क्लास में आप लोगों से कहा था कि मुझे ये क्वेश्चन कैसे कराना चाहिए, चैप्टर वाइज कराना चाहिए या फिर जैसे करा रहा हूँ वैसे ही कराना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर चैप्टर वाइज कराना चाहिए, जबकि कुछ स्टूडेंट टेलीग्राम पर यह कह रहे थे कि सर जैसे करा रहे हो वैसे ही कराना चाहिए। तो इसके बीच में मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कैसे कराना चाहिए। अभी मैं पुराने तरीके से ही करा रहा हूँ और जितने भी क्वेश्चन मैं आज के कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। बड़े ध्यान से आप सभी लोग देखना। गाइस, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये डिसाइड करके मुझे बताइए कि मुझे कैसे कराना चाहिए। इस बीच में मुझे मत डाला कीजिए कि सर ऐसे कराइए, कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे कराइए, क्योंकि मैं दोनों लोगों को संतुष्ट तो नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे सर जैसे आप करा रहे हो वैसे करने से क्या होता है, मुझे मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्षमता बढ़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सर मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आता तो फिर आप जब बताते हो तो हम लोग सीख लेते हैं और अपना आदत डालते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए। जब भी कुछ स्टूडेंट कर रहे थे कि सर आप एक चैप्टर शुरू कीजिए, चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में बार बार पूछे गए हैं उसको कराइए, लास्ट में उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी करा दीजिए। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करना है। प्लीज़ आप लोग डिसाइड करिए कमेंट बॉक्स में, जैसा आप लोग कहोगे वैसे ही कराऊंगा, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग माँ सरस्वती को जरूर ध्यान दें और उनसे संकल्प लें कि आज की क्लास में जो कुछ आप लोग देखोगे वे सभी चीज़ें आपको याद रहें, एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर लेकर आएँ। डेली के डेली अगर आप लोग पढ़ने से पहले प्रार्थना करके बैठोगे, माँ सरस्वती को ध्यान में देकर बैठोगे, तो विद्यादाहिनी माँ, ज्ञानदाहिनी माँ जरूर आपके साथ होंगी और माता रानी की कृपा से आप लोग बोर्ड एग्जाम में एक अच्छी परसेंटेज लेकर आओगे, क्योंकि ईश्वर के ही आशीर्वाद से जो कुछ हो सकता है हो सकता है। आप लोग मेहनत कर सकते हो, लेकिन मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है वो ईश्वर के ही आशीर्वाद से मिलता है, माँ के ही आशीर्वाद से मिलता है। जो चीज़ें आपको आज याद हैं वे उन्हीं के आशीर्वाद से याद है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग पढ़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत करके आ पाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ध्यान देकर नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने एक बार ठीक से चिंतन और मनन नहीं किया था। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ने से पहले एक बार ज़रूर माँ को याद कर लिया करें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग पढ़ाई किया करें, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मैं पहला क्वेश्चन जो लिया हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों से जो मैं पूछूंगा उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर नहीं, ठीक है। समस्थानिक और संभारिक से आप लोग क्या समझते हैं, से आप लोग क्या समझते हैं। तो उदाहरण के साथ लिखिए। उदाहरण के साथ लिखिए। क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक और संभारिक से आप सभी लोग क्या समझते हो, एग्जाम्पल के साथ में लिखिए। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ, उन सभी महानुभावों से कहना चाहता हूँ जो पहले से समस्थानिक और संभारिक पढ़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोगों को अगर आ रहा है तो समस्थानिक का और संभारिक का एग्जाम्पल जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। या फिर मैं 4 तत्व दे रहा हूँ, 4 तत्व दे रहा हूँ आपके सामने जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। 6C12, 6C13 2 हो गया, और 6C14 और 6N14। इन चारों में से कौन समस्थानिक है और कौन संभारिक है ये आपको बताना है। इन चारों में से कौन समस्थानिक है कौन संभारिक है ये आपको बताना है, और ये आपका पूछा गया था 2020 में, यह आपसे 2020 में पूछा गया था।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जब अंसाल को एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा ये क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा गया था। ये 4 दिया था, इसमें से पूछा था कि कौन समस्थानिक है कौन संभारिक है। वैसे जो स्मार्ट स्टूडेंट है वे सभी लोग कर चुके हैं नीचे, लेकिन आज मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग कर दीजिए आप लोग समस्थानिक। ठीक है, हेडिंग करिए समस्थानिक। देखिए समस्थानिक में क्या होता है। समस्थानिक जानने से पहले मैं जीरो से बता रहा हूं आपको। आप लोग ये जान लीजिए, कोई भी परमाणु, कोई भी अणु 2-3 चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन से, ठीक है, इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखिए ये जो अगर कहीं पे आपका अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 तत्व हैं, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उसे कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो उसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। तो सर ये समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक उसे कहते हैं अगर 2 तत्व हैं, उनके परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, अगर उनके परमाणु क्रमांक समान हो तो उनके क्या कहते हैं? समस्थानिक। परमाणु क्रमांक का मतलब अगर उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, किसका? प्रोटॉनों की संख्या समान हो, या फिर परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? कोई भी 2 तत्व हों, अगर उनके परमाणु क्रमांक समान हो, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान हो, तो उसे कहते हैं समस्थानिक। तो डिफिनीशन क्या इसका लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो डिफिनीशन लिख कर आना है, तो लिखते हैं इसका डिफिनीशन। अगर इसका डिफिनीशन आप लोग लिखोगे, किसी भी एक तत्व के विभिन्न परमाणुओं में, किसी भी एक तत्व के विभिन्न परमाणु में अगर परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? समस्थानिक। किसी भी तत्व में अगर विभिन्न परमाणु है, किसी भी तत्व का विभिन्न परमाणु है, अगर उसका परमाणु क्रमांक समान हो, क्या समान हो? परमाणु क्रमांक, तो उसे कहते हैं क्या? समस्थानिक। आपको यह मालूम होगा, अगर कोई भी तत्व ऐसे Z है तो Z के नीचे, कोई भी तत्व यहाँ पर A है तो इस A के नीचे यहाँ पे Z लिखा जाता है। अरे यार क्या, कोई भी तत्व B है, ठीक है, तो इस B के नीचे यहाँ पर Z लिखा जाता है, ऊपर A लिखा जाता है। ये जो Z होता है इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, इसे कहते हैं परमाणु भार। ये परमाणु भार होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। जो ये परमाणु क्रमांक है यही आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या आप लोग ये जानते होंगे, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या है। जिस तरह से आप लोग जानते होंगे गंगाधर ही आपके शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, जानते हैं ना, शक्तिमान तो देखे होंगे बचपन में, वही सेम यहाँ पे होता है। परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या है और प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक है। बात आती है परमाणु भार क्या होता है। ये परमाणु भार प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों के संख्या के योग के बराबर होता है। ये परमाणु भार आपका प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। बात समझ में आई? ये कोई परमाणु आपका B है, B के नीचे ये Z लिखा जाता है, ये परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो ये A लिखा होता है इसे परमाणु भार कहते हैं।
अगर समस्थानिक की बात होती है तो ये परमाणु क्रमांक यानी जेड समान होता है। यानी समस्थानिक वे किसी भी परमाणु, किसी भी किसी भी तत्व का वे गुण है, तत्व के अगर परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं, एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलिए। समस्थानिक किसी भी तत्व का वे गुण है, अगर उसमें परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। याद रखना, परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब ये जेड समान होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होता है। तीनों चीज एक ही है ना, क्योंकि वह परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी या तो प्रोटॉनों की संख्या समान कर लीजिए या तो परमाणु क्रमांक समान कर लीजिए, दोनों के दोनों समस्थानिक होंगे। बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप क्लोरीन का ले सकते हैं, 16CCl35, एक तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिए 17C36 होता है ना, हाँ 36 होता है, नहीं 37 होता है, शायद 37 होता है। ये देखिए, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, समस्थानिक के। क्यों समस्थानिक है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जो नीचे जेड लिखा होता है ये आपका परमाणु क्रमांक बताता है, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक दोनों के 17 हैं। ये दोनों क्या है, समान है, तो ये क्या है, समस्थानिक है। ये क्या है, समस्थानिक है। बात करते हैं और एग्जाम्पल्स की। आप हाइड्रोजन के जानते होंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका परमाणु क्रमांक था, तो ये नीचे वाला देखिए, ये 1 1 1, ये तीनों के तीनों आपके सेम है, तो इसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक कहेंगे क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों सेम है। बोलो समझ में आया, समझ में आया ना आप लोगों को। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं। बोलो मेरे साथ सभी लोग, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं। बस इतना ही सेंटेंस याद रखना है आपको, याद कुछ नहीं रखना है, समझना है। समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान। अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाए तो सम इलेक्ट्रॉनिक, बस सम लगाना है आपको। समस्थानिक मतलब परमाणु की संख्या समान, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी क्वेश्चन में बताना है कि संभारिक क्या है, संभारिक के बारे में भी आपको बताना है। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे संभारिक। संभारिक बहुत इजी है। संभारिक में देखिए, संभारिक में 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले सम, आगे भारिक है। बात समझ में आई क्या, सम है आगे फिर भारिक है। सम भारिक मतलब यहाँ पे भार समान होता है। यहाँ पर क्या होता है, संभारिक में परमाणु भार समान होता है। संभारिक में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है। संभारिक में परमाणु भार समान होता है। संभारिक का मतलब क्या होता है, सम और भारिक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संभारिक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम भारिक, सम और भारिक मतलब समान होता है भार, भार का मतलब परमाणु भार। संभारिक में परमाणु भार समान होता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, संभारिक तो शब्दों के साथ आप कर लोगे। संभारिक में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है। संभारिक में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। सर ये परमाणु भार क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखिए ये नीचे वाला जो होता है इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, और किसी तत्व के अगर ऊपर जो लिखा होता है इसे कहते हैं परमाणु भार। अब परमाणु भार जो होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। आपको मालूम होगा ना, कोई भी तत्व 3 चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर ये नहीं मालूम तो आपको कक्षा 1 में जाने की जरूरत है, कक्षा 1 में पढ़ने की जरूरत है भाई। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी तत्व 3 चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर परमाणु भार की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देते हैं तो उसे परमाणु भार कहते हैं, और किसी भी तत्व के ऊपर लिखते हैं। अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक आपका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है।
जो कि नीचे लिखते हैं। ये आपका कोई तत्व है तो नीचे ये आपका परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला परमाणु भार है। अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे, ये 17 सेम था, लेकिन अगर संभारिक में देखोगे आप लोग तो ये 35 या 37 है ना, ये दोनों सेम हो जाएगा। नीचे कोई डिफरेंस हो सकता है लेकिन ऊपर ये दोनों सेम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल करिए अगर पढ़े हो तो। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपका समस्थानिक था ये सेम तत्व में हो रहा था। देखिए यहाँ पर ये समान तत्व थे, यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी आपका क्लोरीन ही है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, क्लोरीन है। लेकिन संभारिक अधिकांश विभिन्न तत्वों में होता है। देखिए इसका अगर एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं इसका। उदाहरण में देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है 1H3 और 2He3 का। देखिए 1H3 और 2He3, देखिए ये नीचे क्या था आपका, ये तो आपका Z था, ये भी आपका Z था, तो ये दोनों तो समान नहीं है भाई। ऊपर देखते हैं ये आपका A है और ये भी A है, जिसे आप लोग क्या कर रहे थे, परमाणु भार, और ये दोनों का सेम है तो यानी ये दोनों क्या है, संभारिक है। ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, 6C14 और 7N14, 6C14 और 7N14। देखिए ये नीचे क्या है, ये तो आपका Z है, ये भी आपका Z है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ऊपर का देखते हैं, ये आपका A है और ये भी आपका A है, ये दोनों सेम है, तो यानी ये क्या है, समभारिक है। ये क्या है, समभारिक है। तो समभारिक आपको पहचानने आ गया। अगर ऊपर का ये समान होता है तो समभारिक होता है, नीचे का ये Z समान होता है तो समस्थानिक होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो एक बार सभी लोग नोट करिए। और फिर ये आप इसमें आप बताइए, आप लोग ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है, समस्थानिक, स्थानिक तथा समभारिक बताइए। समस्थानिक और समभारिक बताइए, ये आपके सामने प्रश्न है। समस्थानिक और समभारिक बताना है। जैसे 6C12, 6C13, 6C14 और 7N14। इसमें आपको कौन समस्थानिक है, कौन समभारिक है, 4 तत्व तो यहाँ पे दिया गया है, ये आपको बताना है। अब तो आप लोग आसानी से बता लोगे ना अगर पढ़े हो तो। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगर आप इसे पढ़ोगे तभी ये कर पाओगे, ये पढ़कर ये नहीं कर सकते हो, ये वाला पढ़ के इसे कर सकते हो। और ये आपका 2020 में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन जो था आपका शायद 2017 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था और 2019 में पूछा गया था। मतलब ये समझ रहे हैं, हर साल ये क्वेश्चन समस्थानिक समभारिक से पूछा जा रहा है। तो ये हर साल वाले क्वेश्चन है भाई साहब, इसे छोड़ना मत, पढ़ते चलना। देखिए इस जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप एक लेक्चर नहीं ले सकते, उसे क्या ले सकते, 20 से 30 मिनट मैं मेहनत करके क्वेश्चन खोज कर ले आता हूँ। आपको केवल देखना है, समझना है। देखना क्या है, अगर खोल कर समझोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, तेज़ी से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोगों का दिमाग स्लो हो चुका है, दिमाग इधर उधर बट चुका है। प्लीज़ आप लोग अपने रूटीन में आइए, अपने उस रूप में आइए जो रूप में आप लोग 24 अप्रैल के लिए और 8 मई के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी रूप में आइए प्लीज़, तभी कुछ संभव हो पाएगा, अन्यथा पछताओगे आप लोग। मैं सीरियसली कर रहा हूँ, पेपर तो होगा ही, इस चक्कर में हो कि पेपर नहीं होगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखिए आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्जी है, जैसा करो। आप लोग कभी नहीं कहोगे कि मैं आपकी क्लास छोड़कर भाग गया था। आप देख रहे होंगे बहुत सी इंस्टीट्यूट वाले हैं जो स्टार्टिंग से ही क्या क्या कर रहे थे, ये बैच वो बैच के नाम पे, और इस समय छोड़ के भाग गए हैं। देख रहे होंगे, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है।
इस समय कोई खड़ा है आपके साथ तो अल्फा खड़ा है, और मैं पंकज सर खड़ा हूँ, मैं पंकज खड़ा हूँ, ठीक है, नाम मेरा पंकज है, आप लोगों को मालूम है, और मैं आप सभी लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। देखिए ये बुरा समय है, बुरा वक्त है आप सभी के लिए भी, और सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बुरा वक्त है, और हमारे लिए भी बुरा वक्त है, तबीयत अभी तक मेरा सही नहीं है। और बुरे वक्त में जो साथ होते हैं उन्हीं को माना जाना चाहिए कि वे आपके साथ हैं। क्वेश्चन अभी एक ही हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपके 2 हो चुके हैं, देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यह है कि कौन सा क्वेश्चन था आप सभी के लिए, हाँ अच्छा ये बताइए, कल शायद मैं ये परमाणु विखंडन और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन करा दिया था। तो आज आपका द्रव्यमान क्षति क्या है, और द्रव्यमान क्षति पर आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो आज न्यूमेरिकल भी करने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आज आपको द्रव्यमान क्षति से संबंधित न्यूमेरिकल सिखा के मानेंगे, बस आप लोग अगर सीखने के लिए तैयार होंगे तो हेड क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान क्षति क्या है, द्रव्यमान क्षति क्या है, ठीक है। और समझाइए। एक स्टोरी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। वैसे तो जिन्हें मालूम है द्रव्यमान क्षति उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है वे सभी लोग एक स्टोरी सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बात यह है कि आप मार्केट गए, चीनी ले रहे हैं, मार्केट गए चीनी ले रहे, और मार्केट से चीनी लेकर आए आप 5 किलो। मार्केट में वेट हुआ 5 किलो आपका चीनी, ठीक है, आपका चीनी 5 किलो वेट हुआ, और चीनी किसी थैले में लेकर आए। किस में लेकर आए? थैले में। चीनी आप थैले में लेकर आए, और थैले प्लस चीनी दोनों मिलाकर आपका 5 किलो है, 5 किलो है। लेकिन जब आप घर आए तो थैले को हटा दिए, तब चीनी को आप लोग वेट किए तो ये 5 किलो नहीं था, 5 किलो नहीं था, ये 5 किलो नहीं था चीनी, क्योंकि ये थैले और चीनी दोनों का भार मिलाकर 5 किलो था ना। जब चीनी अलग कर दिए, थैले अलग कर दिए, तो उसमें ये 5 किलो नहीं था, ये 4.7 ग्राम किलोग्राम था, केजी था, यानी कि 3 ग्राम जो है आपका थैले का वजन था। तो ये 3 ग्राम जो है आपका कम हो गया। 3 ग्राम जो कम हुआ है 5 किलो में से, उसे कहते हैं क्षति। क्षति हुआ ना, ये द्रव्यमान कम हुआ आपका। 5 किलो लेने गए थे, 3 ग्राम का तो आपको थैले ही पड़ गया, तो 3 ग्राम आपका चीनी कम हुआ है, 3 ग्राम चीनी कम हुआ है, तो ये 3 ग्राम क्या कहलाएगा? क्षति कहलाएगा, कमी कहलाएगा, ठीक है। अब आपको ये द्रव्यमान क्षति मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको ना। 5 किलो लेने गए थे, कितने? 5 किलो लेने गए थे, लेकिन घर लेकर आए 4.7 ग्राम। 3 ग्राम का तो आपका थैला ही पड़ गया, तो 3 ग्राम चीनी तो कम मिला आपको। तो जो कम मिला है उसे कहते हैं कमी या क्षति। सिंपल सी बात है, आपको तो ये मालूम था, ये आपको तो मालूम ही था ना कि क्षति या कमी या क्या होता है। वही 5 किलो में से 4.7 ग्राम, 4.7 ग्राम आपके घर आया। 5 किलो में से अगर 4.7 किलोग्राम ही आपके घर आया तो 0.3 किलोग्राम आपका क्षति हुआ ना, कमी हुआ ना। ये तो आप समझना चाहते हैं, ये समझ में आ रहा है आपको क्षति या कमी क्या है ना।
वही कमी कमी आपकी क्षति होती है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है ये आप समझिए। अब देखिए क्या होता है द्रव्यमान क्षति। ये अगर कहानी पढ़ समझे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, कोई भी अगर परमाणु बनता है, मान लेते हैं ये कोई परमाणु, तो इसके नाभिक में दो लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं। अकेले तो रह नहीं सकते हैं नाभिक में। दो लोग कौन होते हैं? एक तो होता है नाभिक में आपका प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका किसी भी परमाणु की बात करते हैं, नाभिक में दो लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों को मिलाकर नाभिक बनता है। ये दोनों को मिलाकर नाभिक बनता है। क्या बनता है? नाभिक बनता है। और इस नाभिक, इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियस भी। ठीक है, न्यूक्लियस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस किसे कहते हैं? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो फिर से समझिए आप लोग बात। कोई भी अगर तत्व है, तत्व के नाभिक में दो लोग होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर भारों को जोड़ दिया जो, तो आपको परमाणु भार निकलता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिलाकर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। अब कहानी क्या आता है द्रव्यमान क्षति के सामने? द्रव्यमान क्षति के सामने क्या होता है कि कोई भी अगर तत्व होता है, उस तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है वही पूरे परमाणु का भार होना चाहिए। ये तो होना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है कि अगर प्रोटॉन का भार 5 किलो होगा, ये प्रोटॉन का भार है, न्यूट्रॉन का भार 4 किलो है, तो दोनों मिलाकर 9 किलो होना चाहिए पूरा परमाणु का भार। परमाणु का भार ये तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए जरा। अगर कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर कोई परमाणु बना हुआ है, जैसे आपका शरीर है, ये हाथ है, ये हाथ है, पूरा सर और पैर, सभी को मिलाकर जो वजन होना चाहिए वही आपका शरीर का वजन होना चाहिए। ये होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है, अगर उसे जोड़ें तो ये पूरी की पूरी ये परमाणु है, इसके भार से अधिक होता है। यानी परमाणु का भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के योग से कुछ कम होता है। जितना कम होता है उसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग द्रव्यमान क्षति समझे होंगे। क्या होता है द्रव्यमान क्षति? किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग पूरे परमाणु की योग से अधिक होता है। जितना अधिक होता है उसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। इसे अन्य भाषा में भी कह सकते हैं। अन्य भाषा में क्या कह सकते हो? किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। जितना कम होता है उसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। डिफिनीशन लिखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होता है। किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है? उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। यह कमी द्रव्यमान क्षति कहलाता है। यह कमी द्रव्यमान क्षति कहलाता है। बात समझिएगा। किसी भी नाभिक में उपस्थित
जो उसका नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है, क्या वास्तविक द्रव्यमान, यह उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। जितना कम होता है उसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति का डिफिनीशन समझ में आया? कोई भी नाभिक है, अरे यार आप लोग समझ क्यों नहीं आ रहा है? कोई भी नाभिक है, उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है उस पूरे नाभिक के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। या इस तरह से समझ सकते हैं, कोई भी नाभिक है, उस नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। बात समझ में आई आप लोगों को? कुछ कम होता है उसी को कहते हैं, जो कमी होता है उसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। सीधी सी बात है, जो चीजें जिससे मिलकर बनी, जिस नाभिक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है, तो नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ कम होता है और उसी कमी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। अब यहाँ पर अगर द्रव्यमान क्षति के बराबर आपको लिखना हो फार्मूला, द्रव्यमान क्षति इज इक्वल टू, द्रव्यमान क्षति इज इक्वल टू क्या होगा? अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछे तो उस क्वेश्चन में प्रोटॉनों के द्रव्यमान की द्रव्यमान लेंगे प्लस न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान लेंगे, प्रोटॉनों की द्रव्यमान लेंगे प्लस न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान लेंगे और उसमें से घटा देंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। प्रोटॉनों का द्रव्यमान लेंगे, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लेंगे और उसमें से घटा देंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। प्रोटॉनों का द्रव्यमान लेंगे, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लेंगे और उसमें से घटा देंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। उसमें से क्या घटा देंगे? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तब आपका ये निकल कर आ जाएगा द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति का ये फार्मूला होता है प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्षति को हम लोग डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एम से, ठीक है, डेल्टा एम ये हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया? प्रोटॉनों को आप लोग मालूम है, आप लोगों को प्रोटॉनों को आप लोग किससे प्रदर्शित करते हो? प्रोटॉनों को जाने दीजिए, आप ये फार्मूला मत लिखिए, ऐसे ही याद करिए तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो यानी द्रव्यमान क्षति क्या होता है? प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और उसमें से घटा देंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। द्रव्यमान क्षति क्या होता है? प्रोटॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और उसमें से माइनस करेंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। ये द्रव्यमान क्षति के बराबर होता है, ठीक है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि बंधन ऊर्जा क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? बंधन ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। बंधन ऊर्जा के बारे में बताने के लिए ये तीनों के तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक संभारिक वाला, बंधन ऊर्जा वाला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो बंधन ऊर्जा क्या होता है? देखिए नाम से स्पष्ट है कि बांधना, बंधन का मतलब बांधना। देखिए ये जो नाभिक होता है, यह आपका कोई भी परमाणु यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें बीच में यहाँ पर क्या होता है? ये जो होता है नाभिक, इसे बीच में यहाँ पर क्या होता है? ये नाभिक होता है। इसमें होता है प्रोटॉन, यानी जे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इस नाभिक में आपका होता है यहाँ पर ये नाभिक है, ठीक है। और इस नाभिक जो है, ये जो नाभिक होता है, ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होगा इस तरह से गति करता रहता है। कल मैं बोहर का क्वेश्चन दिया था ना, बोहर का परमाणु मॉडल, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे ना, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करता है। आपको होमवर्क दिया था ना आप लोगों के लिए, काफ़ी स्टूडेंट ने होमवर्क किया था। होमवर्क करोगे, कुछ हम आपको 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे, तो जल्दी पूरा जो क्वेश्चन मेरे पास है PYQ क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के, सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि केवल मैं ही कराऊँ। अगर हाँ होमवर्क के जो मैं क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आते हैं, 1-2 ही क्वेश्चन देता हूँ तो बताइएगा, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा ना, ये
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। तो गति करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिरे ना, या इलेक्ट्रॉन इससे बाहर न जाए, इसके लिए ये नाभिक इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है, उसी बल को बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा नाम से ही स्पष्ट है, किसी को बांधने का काम करता है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो कि न्यूक्लियनों से अनंत दूरी तक, नाभिक के न्यूक्लियन से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक होता है। बात समझ में आई? बंधन ऊर्जा क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो जिससे नाभिक या नाभिक न्यूक्लियनों से अलग करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, बंधन ऊर्जा आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपसे बंधन ऊर्जा पूछ दे तो कैसे निकालेंगे बंधन ऊर्जा? देखिए, बंधन ऊर्जा निकालने के लिए देखिए, बंधन ऊर्जा का डिफिनीशन कम पूछता है, बंधन ऊर्जा निकालने के लिए ज़्यादा पूछता है। बंधन ऊर्जा निकालने के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान क्षति में हम लोग गुणा कर देते हैं 931 MeV का, तो आपका ये बंधन ऊर्जा निकल जाता है। पहले आपको द्रव्यमान क्षति निकालना है, उसमें 931 MeV का गुणा कर देना है, तो आपका बंधन ऊर्जा निकल जाता है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आप बंधन ऊर्जा का डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिखिए, किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक होता है। लिख सकते हैं, किसी भी नाभिक का बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है किसी भी नाभिक का बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों से, न्यूक्लियन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियनों से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक होता है। तो उसे क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी भी नाभिक का बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी नाभिक के न्यूक्लियनों से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक होता है। यह आपके सामने है। बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान क्षति इंटू 931 MeV का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एक कराऊंगा, लेकिन आपके अंतराल में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको इसी तरह से करना है जैसे मैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण का द्रव्यमान क्रमशः, क्वेश्चन क्या है? यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण का द्रव्यमान क्रमशः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण का द्रव्यमान क्रमशः
अब क्या है 1.00728 AMU 1.00867 AMU 1.00728 AMU और 1.00867 AMU तथा 4.00150 AMU है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने क्या है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है तथा अल्फा कण, जिसका द्रव्यमान क्रमशः ये दिया है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, अल्फा के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अल्फा कण का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है कि अल्फा कण के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। यदि किसी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण का द्रव्यमान क्रमशः 1.00728 है AMU है, 1.00867 AMU है, 4.00150 AMU है, तो अल्फा कण के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अल्फा कण के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात किया जाता है, आपको मैंने बताया। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना होता है, द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना होता है, इंटू उसमें 931 MeV का गुणा करेंगे, इंटू उसमें 931 का गुणा करेंगे, किसका, 931 MeV का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान क्षति ज्ञात करेंगे। अब द्रव्यमान क्षति कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे द्रव्यमान क्षति? द्रव्यमान क्षति ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होता है, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति के लिए क्या करना होता है, पहले आपको प्रोटॉनों का द्रव्यमान गुणा करना होता है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान का, और फिर न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, ये दोनों का योग करना होता है, और इसमें से घटा देना होता है नाभिक का द्रव्यमान। इसमें से घटा देना होता है नाभिक का द्रव्यमान। प्रोटॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान दोनों जोड़ना होता है, और लास्ट में नाभिक का द्रव्यमान रिड्यूस कर देना होता है, घटा देना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान क्या है, ये है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान वो दिया है, और नाभिक का द्रव्यमान ये दिया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अल्फा कण में, अल्फा कण क्या होता है, 2He4, ये हीलियम का ही अल्फा कण होता है ना। अल्फा कण क्या होता है, 2He4 होता है, और इस 4 जो है यही तो है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसे आप लोग कहते हो परमाणु भार। तो अल्फा कण में ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है, 4 है, जिसमें 4 से ये मतलब है कि इसमें 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा, यही मतलब है ना, तभी तो 4 आएगा। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जो कि अल्फा कण का द्रव्यमान है, और उसमें से घटा देंगे परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोटॉनों का द्रव्यमान क्या है, ये है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान क्या है, ये है, लेकिन चूंकि ये एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ध्यान देना यहाँ पर अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक का अगर आपके सामने दिया है तो 2 का आप लोग निकाल लोगे, लिखोगे यहाँ पे 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, दो प्रोटॉनों का द्रव्यमान क्या होगा, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान क्या होगा, 2 × 1.00728,
AMU। अभी गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होगा, 2 × 1.006 नहीं 867 AMU, ठीक है। ये हो गया 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ये द्रव्यमान निकालेंगे। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ये गुणा करेंगे तो आएगा 2.0014 8 दूनी 16 2 18 56 ये आ जाएगा। इसका गुणा करिए 2.00 8 दूनी 16 6 7 दूनी 14 2 सत्ते 14 के 7 4 4 हाथ में आया 1 2 छक्का 12 1 13 को 3 हाथ में आया 8 दूनी 16 1 17, ठीक है 1734 ये आपका आया, ठीक है। यानी ये तो आपके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तब आप सबसे पहले द्रव्यमान क्षति ज्ञात करेंगे और नाभिक का द्रव्यमान आपके सामने ये दिया हुआ है, नाभिक का द्रव्यमान ये दिया हुआ है। नाभिक का द्रव्यमान आप लिख सकते हैं, नाभिक का द्रव्यमान क्या है 4.00015 AMU, ये नाभिक का द्रव्यमान है। अब आपको क्या करना है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ये है और इसमें से घटा देना है नाभिक का द्रव्यमान, तो आपका आ जाएगा द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति में 931 MeV का गुणा कर देंगे तो आपका आएगा बंधन ऊर्जा। अब ये कैलकुलेशन की काम है, जो ये बंधन ऊर्जा आएगा वो पूरी की पूरी परमाणु का आएगा, ठीक है। आइए निकालते हैं बंधन ऊर्जा। पहले द्रव्यमान क्षति निकालते हैं सबसे पहले। आइए जोड़ते हैं 2.001456 प्लस 2.00734 ये हो गया। इसका कर लिए, योग कर लिए, माइनस इसमें से करेंगे 4.00150, इसे माइनस करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे इजी से इसका कैलकुलेशन होता है, आ जाएगा आपका 4.0190 ये आपका आएगा AMU। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट है। ये क्या आएगा 4.0190 AMU ये आपका आएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका आएगा। नहीं ये नहीं आएगा ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। 4 से 4 कट ही जाएगा। ये आपका आएगा 0.03040 0.03040 ये आएगा, ठीक है AMU, ठीक है। ये आपका आएगा, ये आपका जो आएगा द्रव्यमान क्षति। अब इस द्रव्यमान क्षति में आपको गुणा करना है 931 MeV का, तो आपका बंधन ऊर्जा आ जाएगा। लेकिन ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का नहीं आएगा। प्रति न्यूक्लियन अगर बंधन ऊर्जा आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पे जितने न्यूक्लियन है उससे भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे 4 न्यूक्लियन है ना, यानी ये 4 न्यूक्लियन है ना, इससे भाग देना पड़ेगा। ये बंधन ऊर्जा आएगा। अगर प्रति न्यूक्लियन आपको ज्ञात करना होता है तो 4 से भाग देना होता है। तो आइए करते हैं, यहाँ पर इसी जगह करते हैं। ये आपका 0.03040 ये आपका हो गया इंटू द्रव्यमान क्षति 931 MeV अपान हो। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे ये 4 से भाग क्यों दिए। देखिए ये पूरा का पूरा आया था द्रव्यमान क्षति, ये पूरा का पूरा बंधन ऊर्जा आया था, लेकिन यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन ज्ञात किया करना है। प्रति न्यूक्लियन मतलब 4 न्यूक्लियन यहाँ पे, तो 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। मुझे उम्मीद है ऐसे न्यूमेरिकल आप लोग कर लोगे। ऐसे न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है, सबसे पहले द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना होता है, उसमें 931 से गुणा कर देना होता है। अगर प्रति न्यूक्लियन पूछा जाता है तो उसमें 4 से भाग, जितना वहाँ पे न्यूक्लियन होते हैं उसमें उतना भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 न्यूक्लियन थे इसलिए 4 से भाग दिया गया। अगर वहाँ पे 2 होंगे तो 2 से भाग देना होगा। अगर केवल और केवल द्रव्यमान क्षति पूछा जाएगा तो भाग नहीं देना पड़ता है।
यही करना होता है, जो कि बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अपने से लगा कर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अपने से लगा कर प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप उसे लिखिए और करिएगा प्रैक्टिस उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? अर्धचालक क्या है? नैज अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक पर के बीच अंतर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अर्धचालक क्या है? नैज अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक पर लिखिए। ठीक है, के बारे में लिखिए या अंतर लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो काफ़ी बार पूछा जाता है, वह क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप लोग क्या समझते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप लोग क्या समझते हैं, समझाइए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप लोग क्या समझते हैं, समझाइए, तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम भी लिखिए। ये दो क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क, ज़्यादा नहीं, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। ईमानदारी से आप लोग होमवर्क करके मुझे भेजना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आज 3 क्वेश्चन मैंने किया, साथ में 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क की दिया हूँ, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे तो आपके पूरे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और कहिए तो एक क्वेश्चन और दे दूँ आप लोगों को। चलिए दे देता हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन और। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है कि सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा कैसे उत्पन्न होता है, इसको आपको समझाना है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा कैसे उत्पन्न होता है, ये आपको समझाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। ठीक है।